से उसी पर, जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है। सो बॉडी ऑफ मास ट्वेंटी kg is placed on a rough surface having coefficient of static and kinetic friction like static friction आपको given है it's 0.4, kinetic friction given है 0.3। calculate first part, force of limiting friction, second part, force of static friction and also acceleration of block if external forces a part, so your external force is first, पहला आपका external force हो जाएगी 60 न्यूटन। सेकेंड पार्ट आपकी एक्सटर्नल फोर्स है 20 न्यूटन। थर्ड पार्ट आपकी एक्सटर्नल फोर्स है 19 न्यूटन। चलिए भाई सॉल्व करिए। अमान गलत आ रहा है फर्स्ट पार्ट। ठीक है कैस्कुल, करिए करिए करिए। फर्स्ट पार्ट तो ट्रिवियल है, सेकंड करिए फिर चेक करते हैं किसका क्या सही आ रहा है कहाँ गलत आ रहा है। करिए करिए। कैस्कुल 2 मिनट रुको है ना, आंसर्स आने दो सबके फिर चेक करते हैं अभी। हाँ तो क्या क्या आंसर्स आए हैं। तौहीद का सही है, अलमास का ठीक है, कैस्पल का फर्स्ट पार्ट ठीक, सेकंड पार्ट ठीक। अच्छा सेकंड पार्ट ही आया है। मेघना का फर्स्ट पार्ट ठीक, अमान का फर्स्ट पार्ट ठीक, वजाहत का फर्स्ट ठीक है, कैस्पल का बी पार्ट भी ठीक है, वजाहत का सेकंड का ए सही है, मदीहा का, मदीहा एक्सेलरेशन भी चाहिए ना, फर्स्ट पार्ट सही है। वजाहत का सेकंड का बी पार्ट भी सही है, कैस्पल का सी पार्ट चेक करना पड़ेगा। तौहीद का सेकंड पार्ट का ए पार्ट सही है, बी पार्ट सही है, सी पार्ट सही है। एक्सेलरेशन भी लिखना था तौहीद हर पार्ट का। हर्षित का ए सही है, सेकंड का तीनों पार्ट सही है, वजाहत का भी सही है, कैस्पल का भी वो पार्ट सही था सी वाला। उज़मा फर्स्ट पार्ट सही आ रहा है, अलमास फर्स्ट सेकंड, सेकंड के तीनों पार्ट सही हैं आपके। ठीक आ रहा है कैस्पल, बिल्कुल सही, गुड।
जी बिल्कुल, जब बॉडी मूव करेगी तो काइनेटिक एक्ट करेगा। चलिए भाई, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब मैं और आंसर्स नहीं ले रहा। हाँ? देखो कैस्पल, अब मैं और आंसर्स नहीं ले रहा। तो आपके पास एक सरफेस गिवन है, इट्स अ रफ सरफेस। इस रफ सरफेस के ऊपर आपने एक बॉडी रख दी, ऐसे कर कर आपने बॉडी रखी हुई है। बॉडी पर जो फोर्सेस काम कर रही हैं, दोज फोर्सेस आर, बॉडी का मास है 20 kg, तो वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा विच इज 20 g। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। इसके बाद आप लिख सकते हैं सीधा सीधा कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, दैट नॉर्मल रिएक्शन इज 20 g, सो नॉर्मल रिएक्शन इज 200 g। सो द फर्स्ट पार्ट बड़ा ट्रिवियल है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन चाहिए। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन FL इज इट्स म्यू L इंटू N। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 0.4। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन एक ही चीज होती है। नॉर्मल रिएक्शन इज 200, तो ये आ गया 18। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज 18। ये आ गया। सेकेंड पार्ट में वो आपसे कहता है स्टैटिक फ्रिक्शन बताओ। जब आपकी जो अप्लाइड फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज 60 N। अब आप जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, जितनी अप्लाइड फोर्स होगी उतनी ही आपकी फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अप्लाइड फोर्स 60 है तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी आपको 60 मिलेगा। सेकेंड पार्ट में जैसे ही आप कहते हो कि आपकी जो एक्सटर्नल फोर्स है, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज 20 N। So force of static friction is 20 N now. If external force is 90 N, that means force of static friction, अब देखो एक्सटर्नल फोर्स 90 हो गई, तो आपकी जो एक्सटर्नल फोर्स है ये एक्सीड कर गई आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन को। एक्सटर्नल फोर्स इज नाउ ग्रेटर देन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब ऐसा हो गया तो बॉडी मूव करने लगेगी, और जब बॉडी मूव करती है तो इतना आपको पता होना चाहिए, बॉडी जब मूव करती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करना शुरू करेगा म्यू के इंटू एन। म्यू के इज 0.3, एन इज 200, दिस इज 60 N। 60 N का काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। कह रहा है एक्सेलरेशन निकालो। भाई यहां देखो, एक्सटर्नल जो फोर्स है ना आपकी, हर केस में अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो आपकी एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, बॉडी मूव नहीं करेगी, बॉडी विल नॉट मूव। यहां भी बॉडी मूव नहीं करेगी, यहां कर जाएगी। और जब यहां कर जाएगी तो वो कहेगा एक्सीलरेशन निकालो। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए आप बॉडी का एफबीडी बनाइए। 20 kg की बॉडी है, आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई हुई है इस पर 90 N की, और इसमें फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। कितना है? 60 N। ये राइट में जाएगा किसी एक्सीलरेशन से, वो एक्सीलरेशन चाहिए। तो आप लिखेंगे कैसे? 90 minus 60, it's 20 into it. So it's 30 is equal to 20A। A आ गया आपका 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब मुझे बताइए, इसमें कहीं किसी पार्ट में किसी को परेशानी है? डाउट्स बताइए, अगर कहीं किसी पार्ट में कोई डाउट है, कुछ इश्यूज हैं। कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। अभी तो कुछ न्यूमेरिकल्स, कल मैं आपको थ्योरी का सारा कुछ करा चुका था, तो अभी तो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने, दो चार न्यूमेरिकल्स खुद करने। While body moves, force due to static friction is zero. When body moves, static friction does not act, only kinetic friction acts. दोनों थोड़ी ना हर्षद एक साथ लग जाएंगे, फ्रिक्शन तो एक ही है, नाम बदल गए। जब मूव कर रहा है तो काइनेटिक या स्टैटिक थोड़ा ना एक्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हाँ हर्षित, लास्ट में कोई आंसर नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड कर रहा हो। इसे भी आप सॉल्व करेंगे, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं करूंगा। पहले दो तीन न्यूमेरिकल्स आप करेंगे, फिर कुछ नई चीजें मुझे सिखानी है, उसके बाद मैं सिखाना शुरू करूंगा, बट अभी तो आपका काम है। करिए भाई, सॉल्व करिए। दोनों सॉल्व कीजिए और आंसर्स बताइए मुझे। अल्मास का सही है, वजाहत का सही है आंसर, गुड। और आंसर्स? और किसी का कोई आंसर नहीं है? अल्मास सेकंड पार्ट का आंसर गलत है। अमन, फर्स्ट पार्ट का आंसर गलत आ रहा है आपका। तौहीद फर्स्ट पार्ट सही है। अल्मास ये सेकंड पार्ट है आपका, ये आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। सेकंड पार्ट गड़बड़ है। आजम गड़बड़ है, तीनों पार्ट्स में गड़बड़ है। कैस्पल, जो आपने बोथ लिखा है वो गलत लिखा है आपने।
दोनों ही गलत लग रहे हैं कैस्पल, क्या लिख रहे हैं आप? टाइपिंग में तो इशू नहीं कर रहे? लास्ट जो आपने लिखा है वो नंबर कुछ ठीक है, बाकी सब ठीक है। अमन अब सही आ रहा है। वजह सेकंड पार्ट भी गलत है। अच्छा। हाँ राशिद, फ्रिक्शन तो कम से कम सही है। अच्छा, दो अमन है ना, एक सेकंड। सिर्फ एक अमन आता है लिखा हुआ, और एक लिखा हुआ आता है अमन अनीस। अमन का सही है, अमान का सही है, अमान अनीस का। खैसपल गलत आ रहे हो तुम। क्या फ्रिक्शन लिख रहे हो कि नॉर्मल रिएक्शन लिख रहे हो? खैसपल जरा देखो क्या टाइप कर रहे हो। नहीं तौहीद। हाँ खैसपल अब सही है, लेकिन खैसपल तुम इतने ट्रायल लेने के बाद तुम्हारे आंसर्स ठीक होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में तो आप नेगेटिव में ले आएंगे इससे। कोशिश किया करो फर्स्ट अटेम्प्ट में लेकर आओ। ये सही है आंसर, लेकिन थोड़ा सा कोशिश किया करो एक अटेम्प्ट में लेकर आओ। इतने ट्रायल आप लेते हैं ना, उसके बाद आप एंट्रेंस में स्कोर नहीं कर पाएंगे। सेकंड गलत है तौहीद। अल्मास ठीक है, फ्रिक्शन ठीक आ रहा है, एक्सेलरेशन गलत है अल्मास। आजम आपका फ्रिक्शन सही है, बट एक्सेलरेशन बिल्कुल गलत है। उसमें गलत आ रही है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सही है, एक्सेलरेशन सही है हर्षित फर्स्ट पार्ट का। सेकंड में फ्रिक्शन सही है, बट एक्सेलरेशन गलत है। चलिए भाई बहुत हो गया, अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। हाँ? सुनिए जरा। अब मैं आंसर्स नहीं ले रहा आप लोगों के, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आपको दिया है म्यू के इज 0.3 एंड म्यू एस इज 0.4। यहाँ भी आपको दिया है म्यू के इज 0.3 एंड म्यू एस इज 0.4। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन पहली चीज है, जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा वो नॉर्मल रिएक्शन इस फोर्स के इक्वल होगा। ये शायद मैंने आपको कल भी सिखाया था। या नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन 500 न्यूटन होगा। अब आप फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, इट्स म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एन। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज 0, सॉरी पहले स्टैटिक लेंगे फिर काइनेटिक। पहले लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन होगा इट्स म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन। म्यू एस इज 0.4, एन इज 500 विच इज 200। ऐसे ही आप लिख सकते हैं फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज म्यू के इंटू एन। Mu k is 0.3 multiplied by 500, which is 150 Newton. अब देखिए बॉडी पर क्या क्या फोर्सेस काम कर रही हैं। डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा है विच इज 5g। बॉडी की टेंडेंसी है नीचे स्लाइड करने की, तो यहां एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा ऊपर। अब देखना यह है कि ये है अप्लाइड फोर्स। फर्स्ट वाले में ना जो अप्लाइड फोर्स है, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। याद रखना बस डायग्राम, चलो छोड़ो रब नहीं करते, इसको नेक्स्ट पेज पर ही सॉल्व करेंगे। अप्लाइड फोर्स देखो यार, तो अब ये क्लियर हो गया कि यहां जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 200 है, यहां जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 150 है। अब आपको ये सोचना है कि अप्लाइड फोर्स कितनी है। भाई अप्लाइड फोर्स तो वेट होगा ना इसका। अप्लाइड फोर्स वो फोर्स होती है जो बॉडी को मूव कराती है। यहां कौन मूव करा रहा है? वेट मूव करा रहा है। तो अप्लाइड फोर्स वेट है 5g, विच इज 500 न्यूटन इज द अप्लाइड फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स जो इसे नीचे लेकर आने की कोशिश करेगी। ये वो अप्लाइड फोर्स है जो कोशिश कर रही है कि ये बॉडी नीचे आ जाए।
अब आप देखिए 50 है, सॉरी यार 50 न्यूटन, दिस इज 50। अब अगर आप ढंग से देखो तो F अप्लाइड जो है, दिस F अप्लाइड इज लेस देन फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडी नीचे आने की कोशिश करेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर एक्ट करेगा ना। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी मूव नहीं करेगी। और जब बॉडी मूव ही नहीं करेगी तो बॉडी का एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। मुझे यहां तक बताइए, ये आया आपके समझ में? तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। चलिए ये आया। अब सेकंड पार्ट समझिएगा। फर्स्ट कई लोगों का सही था, मतलब कुछ लोग बिल्कुल बेवकूफियां कर रहे थे। कर क्या रहे थे, इस 50 को नॉर्मल रिएक्शन मान के चल रहे थे। पर कल मैंने बहुत टाइम दिया था सिखाने में कि नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है, वेट से मत लो। कुछ लोग यही करके दे रहे थे मुझे 15 जिनका आंसर आ रहा था। अब आया सबको समझ में ये? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए। अब ये देखो वर्टिकल वॉल वाला जरा समझो, है ना, ये वर्टिकल वॉल है। और इस वर्टिकल वॉल पर मैंने यहां पर एक बॉडी लगा दी, अ बॉडी ऑफ, क्या है भाई, मास इसका 12 केजी है ना, ये 12 केजी बॉडी है। ऐसे कर कर आप एक फोर्स लगा रहे थे 500। आप में से कई लोगों ने 500 न्यूटन के बारे में सोचा ही नहीं कि इसका कौन सा कंपोनेंट कहाँ एक्ट करेगा, क्या एक्ट करेगा। कुछ लोग फ्रिक्शन तक सही पहुंच गए। तो ये जो 500 न्यूटन जो फोर्स एक्ट कर रही है, इसके आप कंपोनेंट्स लीजिए भाई, ये पूरा नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी ना देगा। ये 37 तो ये भी 37। इसका एक कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, विच इज F cos 37। So your F is 500, cos 37 is 4 by 5, which is 400 Newton. इसी तरह से this is Fy, which is F sin 37. Your F is 500, sin 37 is 3 by 5, which is 300 Newton. This is Fx and that is Fy. अब जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ऐसे एक्ट करेगा। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा, Fx के इक्वल। तो यहां जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू 400 न्यूटन। अब अगर आपका नॉर्मल रिएक्शन भी आ गया, अब ले लो यार, फ्रिक्शन में क्या परेशानी है, स्टैटिक फ्रिक्शन ले लो। देखो यहां से गलतियां होंगी, यहां से कई लोग, कुछ लोग यहां तक पहुंच गए थे, बहुत समझदार थे, वो यहां तक पहुंचे थे। कईयों ने तो यहां तक आते आते दम तोड़ दिया। म्यू एस 0.4 था ना यार, मैं पेज नहीं पलटना चाह रहा, बता दो मुझे। और म्यू के 0.3 था, ऐसे ही था। चलो म्यू एस था 0.4, एन कितना आ गया 400। तो ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ गया 160 न्यूटन। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ गया म्यू के इंटू एन। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के विच इज 0.3 इंटू एन विच इज 400। सो ये आया 120 न्यूटन। अब इसके नीचे वेट कितना एक्ट कर रहा होगा, 12G होगा, G10 होता है 120 न्यूटन। अब कई लोगों ने देखो जो यहां तक पहुंचे थे, उन्होंने यहां से बेवकूफी शुरू करी। उन्होंने कहा अच्छा भाई देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन है 160, अप्लाइड फोर्स है 120 न्यूटन, तो बॉडी मूव नहीं करेगी। जितनों का ए इज इक्वल टू 0 आ रहा था, उन्होंने ऐसे सोचा कि स्टैटिक तो 160 है, ऊपर एक्ट करेगा, अप्लाइड फोर्स तो वेट होगा 120। ये उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने फर्स्ट पार्ट सही करा था, वो सेकंड पार्ट में यहां आके गलत हो गए। अरे इसे क्यों भूल गए, ये भी तो बचा है अभी, ये भी तो अपना गेम खेलेगा। जिन लोगों का इस पार्ट में एक्सेलरेशन 0 आया था वो बिल्कुल सही कर रहे थे, यहां आकर गलती कर गए, इसे भूल गए। नेट एक्सटर्नल फोर्स कौन सी है, 300 माइनस 120। यहां गलती कर गए आप लोग, नेट एक्सटर्नल फोर्स। यही गलतियां एंट्रेंसेस में कराएगा आपसे। 120, ये आया 180। अपवर्ड्स एक्ट कर रहा है भाई, तो कह दो कि एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो बॉडी तो मूव कर जाएगी। अब
कुछ चीजें और आपको सोचनी है। सोचना ये है कि अगर नेट फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है तो भाई फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? फ्रिक्शन नीचे एक्ट करेगा। कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो अगर मैं इसका एफबीडी बना दूं अब सॉल्व करने के लिए, तो एफबीडी कुछ ऐसा होगा। ये बॉडी है, देखो क्या क्या फोर्स है, का फोर्स काम कर रही है। ऊपर एक 300 न्यूटन की फोर्स काम कर रही है, नीचे इसका वेट एक्ट कर रहा है जो कि 120 न्यूटन का है, और चूंकि इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है तो नीचे एक काइनेटिक फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है। बॉडी है 12 kg की, और जाहिर सी बात है जहां ज्यादा फोर्स है वहां जाएगी, ऊपर जाएगी ए एक्सेलरेशन से। इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो, 300 माइनस 120 माइनस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 12 इंटू ए। तो 180 माइनस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज माइनस 120 इज इक्वल टू 12 इंटू ए। कितना हो गया यार? ये 60 आ गया। 60 इज 12 ए आ गया यहाँ से। इतना लिख चलिए, अच्छा लास्ट स्लाइड कर दूं, लिख लीजिए। जब ये हो जाए तो मुझे बताइए, फिर हम एक न्यूमेरिकल और करेंगे। हाँ, एक दो न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करेंगे। भाई लिखा आप लोगों ने? अच्छा ये वाला, हाँ लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए। चलिए लिख लिया आप लोगों ने? इसे लिखिए। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे आप। भाई लिखा आप लोगों ने? चलिए गुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको ऐसा एक सिस्टम बना के दिया है मल्टीपल पुलिस के साथ। तो ये उसने एक बॉक्स आपको बना कर दिया हुआ है। एक पुली यहाँ है, एक पुली यहाँ लगी है, और एक पुली यहाँ से। ये बोर्ड है मास एम का, और यहाँ पर आपने एक आदमी को खड़ा कर दिया, जो एक स्ट्रिंग ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, और ऐसे जाकर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट
between board and floor is mu. बोर्ड और फ्लोर के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है. फाइंड मैक्सिमम फोर्स that man can exert on the rope so that board does not slip. एक मिनट माना अभी अभी on the floor. It's capital M. Mass of the man is capital M and board is small m. चलिए बताइए वो क्या मैक्सिमम फोर्स लगाएगा कि स्लिप ना करे. करिए करिए भाई, सॉल्व करिए. इसके बाद फिर मैं थ्योरी शुरू कर दूंगा, तो फिर मैं समझाना शुरू करूंगा. वजाद गड़बड़ है, गड़बड़ है. आपने फ्रिक्शन तो कंसीडर किया ही नहीं वजाद. अमानुल हसन आपका भी गड़बड़ है. और आंसर्स इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत ज्यादा टफ नहीं है भाई. आपने ये प्रॉब्लम करी है विदाउट फ्रिक्शन. अब बस सिर्फ फ्रिक्शन ही तो ऐड किया है. तो अल्मास अख्तर का भी गलत आया, मदीहा का भी गलत है, वजाहत का अब सही है. अब सही है वजाहत का. मेघना गड़बड़ है, तौहीद गड़बड़ है. अब सही था वजाहत. आजम गलत आ रहा है, कैस्पल गलत है. जी 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 जी. मैम अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं. ऑफिस में था, अगर आप मुझे इवनिंग में कॉल करेंगे तो शायद कर बताऊंगा. अभी नहीं. थैंक यू. अमन अनीस गड़बड़ है आपका. कैस्पल अभी कैस्पल ये बहुत गलत है जो तुम करते हो ना. एक तुमने लिखा फिर तुम चेंज करते हो, वो बहुत नुकसान देगा तुम्हें. मतलब वो लगता है कि मुझसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, पर एंट्रेंसेस में बिगाड़ देती है वो चीज.
पहला आंसर सही आना चाहिए कैस्पिल। करिए, चलिए चलिए, 1 मिनट और दे रहा हूँ, करिए करिए। अमन अनीस गलत आ रहा है, तौहीद गलत आ रहा है। चलिए भाई साथ में सॉल्व करते हैं, हाँ? बहुत टाइम हो गया। अब देखिए ये जो मैन है, इस पर देखो क्या क्या फोर्सेस काम कर रही होंगी मैन के ऊपर। स्ट्रिंग पकड़ा है तो एक टेंशन एक्ट कर रही होगी इसके ऊपर, ऊपर मैन के ऊपर एक टेंशन होगी। जहां खड़ा हुआ है वो सपोर्ट इसके ऊपर एक नॉर्मली एक्शन देगी। इस मैन का नीचे वेट भी एक्ट कर रहा होगा, जो वेट mg होगा। और तो वर्टिकल के अलोंग कोई फोर्स दिख नहीं रही मुझे। और वर्टिकल के अलोंग ये जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम, अच्छा फ्रिक्शन भी तो लेंगे, तो इसको एक सिंगल सिस्टम मान लेते हैं ना। मैन और ब्लॉक को एक सिंगल सिस्टम मान लेते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन जो एक्ट करेगी वो तो दोनों की वजह से एक्ट करेगी। मैन को और ब्लॉक को एक मान लो, क्योंकि फ्रिक्शन यहां पर है। जब यहां फ्रिक्शन लोगे तो ये दोनों चीजें मैटर कर जाएंगी। तो यहां पर आप वेट कंसीडर कर लीजिए, इट्स m प्लस m इंटू जीरो। वाई के अलोंग देखिए कोई मोशन नहीं हो रहा, ढूंढने की कोशिश कीजिए आप कहां गलत कर रहे थे। नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो। नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो। वाई के अलोंग ये कहीं भी नहीं जा रहा। जब ये कहीं भी नहीं जा रहा तो नॉर्मली एक्शन प्लस टेंशन शुड बी इक्वल टू वेट, m प्लस एम जी होगा। Normally action is equal to m plus mg minus tension, that's first equation। ये नॉर्मली एक्शन आ गया, m plus mg minus tension, that's first equation। जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, फ्रिक्शन F is equal to mu n, which is equal to mu m plus mg minus t। तो यहां से फ्रिक्शन भी आ गया। अब देखते हैं जरा हॉरिजॉन्टली क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। हॉरिजॉन्टली एक तो टेंशन एक्ट कर रही है, भाई टेंशन इसे खींचने की कोशिश करेगी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में यहां कहीं फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। और बड़ी सीधी सीधी सी बात है, बॉडी तब नहीं खिंचेगी जब तक टेंशन फ्रिक्शन से कम है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बोर्ड डज नॉट स्लिप इफ जो टेंशन है दैट टेंशन इज लेस देन फ्रिक्शन। जब तक टेंशन फ्रिक्शन से कम है ये स्लिप नहीं होगा। तो टेंशन है कितनी, टेंशन इज लेस देन फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन है, इट्स म्यू m प्लस एम जी माइनस टी। सो t इज लेस देन, इट्स म्यू जी m प्लस एम माइनस म्यू। इसे लेफ्ट में ले जाओ, इट्स t प्लस म्यू टी इज लेस देन म्यू जी m प्लस एम। टी कॉमन ले लोगे, 1 प्लस म्यू आ जाएगा, तो उसको डिवाइड कर दो यहां से, इट्स म्यू जी m प्लस एम डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना सिर्फ एक गलती होती है, गलती होती है फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मली एक्शन गलत ले लेते हैं। नॉर्मली एक्शन ये है यहां जो एक्ट कर रहा है, तो सब कुछ काउंट हो जाएगा उस नॉर्मली एक्शन के अंदर। सिर्फ ये गलती होती है जो कई लोगों का गलत आ रहा था, इस वजह से गलत आ रहा था। बाकी मुझे दिख रहा था उनके आंसर्स से कि फ्रिक्शन समझ में आता है, फ्रिक्शन आता भी है। बस सिर्फ यही एक छोटी सी गलती हो रही थी जिसकी वजह से सब गड़बड़ा रहा था। इतना लिखिए और मुझे बताइए इसमें क्या डाउट्स हैं। अब जरा सा ना कुछ आगे पढ़ना शुरू करते हैं। कोई डाउट नहीं है किसी का? देखो, 7-8 बच्चे हैं जो बोलते हैं कि कुछ नहीं, डाउट नहीं है।
हर्षित, नॉर्मल रिएक्शन, देखो हर्षित जरा बहुत ढंग से सुनना है ना, और ये ख्याल रखना है इसका। ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये इस सरफेस के अलोंग फ्रिक्शन को गवर्न करेगा। यहां तो कोई फ्रिक्शन नहीं दिया, फ्रिक्शन तो इसमें दिया है, तो इस नॉर्मल रिएक्शन से क्या फर्क पड़ेगा बताओ? हा? चलो कोई डाउट नहीं, अब नेक्स्ट देखिएगा। ये तो मैंने आपको करा दिया। अब कुछ छोटी छोटी सी चीजें आती हैं फ्रिक्शन से, कहता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बाद एंगल ऑफ रिपोज दे देगा। ये छोटी छोटी सी चीजें और ले लेते हैं, फिर मल्टी ब्लॉक प्रॉब्लम पर आएंगे। आज खत्म है फ्रिक्शन। हाँ, नेक्स्ट है छोटी सी चीज है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मैं फिर से कह रहा हूं, हर टॉपिक, हर जो टॉपिक है ना, जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन में जो भी गलतियां होती हैं उसके दो रीजन हैं। एक रीजन है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन आप गलत लेते हैं, दूसरा नॉर्मली एक्शन। तो नॉर्मली एक्शन कैलकुलेट करते हुए दिमाग जरा खोल के रखा करो। जो गलत आंसर्स थे वो सारे नॉर्मली एक्शन की वजह से थे। किसी ने सिर्फ नॉर्मली एक्शन यहां तक लिया था, किसी ने नॉर्मली एक्शन सिर्फ एमजी लिया था। नॉर्मली एक्शन बहुत ढंग से लिया करिए। अब देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन कि ये आपकी रफ सरफेस है, इट्स अ रफ सरफेस, और इस रफ सरफेस के ऊपर आपने एक बॉडी रख दी, अ बॉडी ऑफ मास है। ये बॉडी आपने रफ सरफेस के ऊपर रखी। इस बॉडी पर देखिए क्या क्या फोर्सेस काम कर रही होंगी भाई। बॉडी पर एक तो नॉर्मली एक्शन काम कर रहा होगा, एक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। इस मास ऑफ बॉडी से मतलब नहीं, एक नॉर्मली एक्शन काम कर रहा होगा, एक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, है ना। ये नॉर्मली एक्शन है, ये फ्रिक्शन काम कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, ये रिजल्टेंट है दोनों। ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो भी एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का यही रिजल्टेंट है। इसे कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कहता है अच्छा नेट कॉन्टैक्ट फोर्स बता दो। कॉन्टैक्ट फोर्स बताने का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट पूछ रहा है। सो एंगल which resultant of normal reaction and friction makes with normal reaction। तो ये जो भी एंगल है इसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इसका फायदा ये है कि इस एंगल से आप कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, म्यू एस इक्वल टू टैन थीटा। तो ऐसा करता है कि अभी तक के जो न्यूमेरिकल्स हमने किए थे उसमें क्या हो रहा था, आपको बताता था कि भाई कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इतना है। आप कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बताने की जगह वो ऐसा भी कर सकता है, आपसे कहे भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, बताओ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा। एग्जांपल देखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मान लीजिए वो कहता है इज रूट 30 डिग्री। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पता है 30 कितना होता है, tan30 इज 1/√3। ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। और मैं बार बार कह रहा हूं स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन एक ही चीज है, दो अलग अलग चीजें नहीं। आप स्टैटिक कहें या लिमिटिंग कहें, एक ही चीज है, ये दो अलग अलग चीजें नहीं होती। चलिए इसे भी लिख डालिए, जल्दी से लिख डालिए, फिर एंगल ऑफ रिपोज पर आएंगे।
उसी में आप सीखोगे कि इंक्लाइन प्लेन, ऐसे सीखे हुए हो आप इंक्लाइन प्लेन, फिर भी आप सीखोगे कि नॉर्म फ्रिक्शन कैसे आती है इंक्लाइन प्लेन की। चलिए ये भी आप सबने लिख लिया। नेक्स्ट देखिए। अच्छा नहीं लिखा, लिखिए। अच्छा, अमान ऑर्किड है ये। फोर्थ फ्लोर। एंगल ऑफ रिपोज और स्लाइडिंग, एंगल ऑफ रिपोज और स्लाइडिंग, समझिए जरा एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग का क्या मतलब है। भाई आपने एक इंक्लाइन प्लेन लिया, एक मिनिमम इंक्लिनेशन होगा ना जिस पर बॉडी स्लाइड करना शुरू करेगी। ऐसे समझो पहले फ्लैट था है ना, मैंने इसके ऊपर एक बॉडी रख दी, स्लाइड नहीं करी, मैं इसे इंक्लाइन करता चला गया। एक मिनिमम इंक्लिनेशन होगा जिस पर बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देती है। दैट मिनिमम इंक्लिनेशन इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइड। मिनिमम इंक्लिनेशन at which body just slides down, जस्ट स्लाइड्स डाउन जैसे लिख दिया ना, दैट मीन्स ये अभी रेस्ट में है। इससे जरा सा भी बढ़ाओगे तो स्लाइड करना शुरू कर देगी। इट्स लाइक लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब तक आपकी फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल है बॉडी रेस्ट में, जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड करेगी बॉडी नीचे जाना शुरू कर देगी। अब आप यहां कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप यहां पर ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये बॉडी है आपकी अभी रेस्ट में, फ्रिक्शन निकालना सिखा, वैसे तो फ्रिक्शन बाद में निकालना सिखा दूंगा। अगर ये एंगल थीटा तो मैंने पहले ले लिया था, इसे अल्फा ले लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं। तो याद रखिएगा म्यू एस जो होगा वो टैन अल्फा के इक्वल होता है। अगर मैं एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग आपको बता दूं तो म्यू एस मिल जाएगा विच इज इक्वल टू टैन अल्फा। एक चीज और याद रखिएगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज बिल्कुल बराबर है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज बिल्कुल बराबर है। भाई जितना मैं बता रहा हूं ना अभी अगले 15-20 मिनट, वो सारी चीजें मैं न्यूमेरिकल में यूज कर लूंगा। आप में से जिनसे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होते हैं, आप वो गलतियां करते हैं जो गलतियां मैं आपको बता रहा होता हूँ यहाँ पर, जो मैं 20 मतलब एक दिन में मैं शायद 25-30 मिनट से ज्यादा नहीं बताता कुछ, बाकी तो चीजें आप खुद कर रहे होते हैं। वो 25-30 मिनट इंपॉर्टेंट है, उसे बहुत ढंग से सुना करो। तो यहाँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होता है। लास्ट टू सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन देखो म्यू एस टैन थीटा के इक्वल था, म्यू एस टैन अल्फा के भी इक्वल आ रहा है, दैट मींस थीटा और अल्फा इक्वल होते हैं। नीट वालों तुम्हारे लिए क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा, अब आपको सीखना यह है कि अगर मैं आपको इंक्लाइन प्लेन दे दूं तो फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अगर मैं आपको एक इंक्लाइंड प्लेन ही उठाकर दे दूं और मैं आपसे कहूं कि इस पर मुझे फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करके बताइए, तो देखिए इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आएगी। So if this is an inclined plane, angle of inclination is theta। यहां मैंने बॉडी रख दी मास एम की। अब जैसे ही इंक्लाइंड प्लेन आया, इतना तो मुझे उम्मीद है आप सबको याद होगा, वेट को
आप दो पार्ट्स में रिजॉल्व करते हैं, ये थीटा और ये थीटा, और ये आया एम जी कॉस थीटा, और ये आया एम जी साइन थीटा, और ये आया एन। अब बॉडी की टेंडेंसी नीचे जाने की है तो फ्रिक्शन ऊपर एक्ट करेगा, ये फ्रिक्शन एक्ट कर रहा हूं। जो फ्रिक्शन होता है वो म्यू एन होता है। अब एन यहां पर mg के इक्वल नहीं है। अगर कुछ मूव नहीं कर रहा है तो एन इज mg cos थीटा, ये याद रखिएगा इस केस में। हमेशा के लिए मत रट लेना, मान लो इसको मैं किसी लिफ्ट में रख दूं जो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो शायद एन कुछ और हो जाए। एन ये तब है जब बॉडी रखी हुई है इसके ऊपर, स्लाइड स्लाइड नीचे करेगी ऊपर करेगी, उड़ उड़ नहीं रही, सिस्टम ऊपर नहीं जा रहा कहीं, तब आप ये यूज करेंगे एन इज mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन विल बी म्यू mg cos थीटा। मैं ये कभी नहीं लिखता या म्यू mg cos थीटा, आप गलत फॉर्मूला याद कर लेंगे, म्यू एन याद रखो और दिमाग में इतना रखो कि अच्छा इंक्लाइंड प्लेन है तो एन कुछ ऐसे कर कर आता है। इसके अलावा भी वैल्यूज हो सकती हैं, अगर ये ऊपर जाने लगे, लिफ्ट में आ जाए, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो कहानियां बदल जाएंगी। सो बहरहाल इतना लिखिए आप, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इतना लिखना शुरू कीजिए। इसमें कहीं परेशानी आए तो मुझे बताते रहिएगा। ये तो लिख लिया था आप लोगों ने, आप लोगों ने ये भी लिख लिया था, ये भी लिख लिया था। अच्छा ये नहीं लिखा था, चलिए लिखिए। लिखिए लिखिए। हाँ मान, अभी लगाएंगे स्प्रिंग, लगाएंगे बिल्कुल लगाएंगे स्प्रिंग। अभी थोड़ा सा फ्रिक्शन सीख जाओ, फिर फ्रिक्शन में और चीजें जोड़ते चले जाओ। हम अभी बताते हैं। ये भी लिख लिया, वेरी गुड, इसे लिख लीजिए। चलिए ये भी हो गया। अब क्वेश्चंस देखिए जरा इसमें, हाँ एक दो क्वेश्चंस देखिए। सो अभी अगले दो क्वेश्चंस, दो तीन क्वेश्चंस हम सिर्फ और सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन पर करेंगे। और ढंग से देखिए थे, ये इंक्लाइंड प्लेन दिया है आपको, इस पर 10 kg का मास रख दिया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री दिया है। एक फोर्स एफ ऊपर लगाई जा रही है। कोफिशिएंट, अब वो सुन लो जरा। अच्छा पूरी कहानी नहीं लिख रहा मैं, बस कोफिशिएंट लिख देता हूं, मैं सॉल्व कर देता हूं। म्यू एस इज 0.2, कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ एफ। हाँ तौहीद क्या पूछ रहा है, कुछ खास? नहीं 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 नहीं, इसको मुझे करने दो, इसके बाद तुम लोग करना, इसमें मैं सिखा दूं। खास, अरे बस ये तौहीद होता है कि 37 इकलौता ऐसा है जिसमें साइन और कॉस दोनों में रूट नहीं आता, वरना तुम कुछ देखोगे तो साइन और कॉस की वैल्यूज में ना रूट वूट आने लगता है। भाई म्यू एस दिया हुआ है ना, 0.2 दिया, फोर्स एफ की वैल्यू दी है। ओके भाई, ये एंगल ऑफ रिपोज नहीं है हर्षित, उसने बताया है नहीं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज तो एक मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, तो कुछ भी हो सकता है 37।
आपको फोर्स एफ की वैल्यू चाहिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो देखो यहां पर वैल्यूज लिख रहा है, दो वैल्यूज हो सकती हैं। देखो दो वैल्यूज क्या हो, एक ऐसा हो सकता है कि मास की टेंडेंसी हो, इसको मैं दो केसेस में सॉल्व करा रहा हूं। केस वन, कि जो 10 kg मास है ना, इस 10 kg मास की टेंडेंसी है टू स्लाइड डाउन। 10 kg मास हैव अ टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन। एक्चुअल मोशन नहीं शुरू हुआ है रेस्ट में, लेकिन टेंडेंसी है कि भाई नीचे गिर जाएगा। तो देखो अगर इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है तो इस पर फ्रिक्शन कहां एक्ट कर रहा होगा। टेंडेंसी अगर नीचे जाने की है तो फ्रिक्शन तो ऊपर एक्ट करेगा। आप रिजॉल्व कर लीजिए। ये 10G हो गया, ये भी 37 डिग्री हो गया, ये 10G cos 37 हो गया, ये 10G sin 37 हो गया, और ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में। तो बड़ा आसान है आपके लिए चीजों को डिसाइड करना, ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो पहले तो आप फ्रिक्शन कैलकुलेट करके रख लो कि भाई नॉर्मल रिएक्शन है 10G cos 37 की इक्वल। तो 10 इंटू जी इज 10 cos 37 इज 4/5। तो आई रूट नहीं आता 37 यूज करने पर ना, इसीलिए यूज करते हैं। 80 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब अगर नॉर्मल रिएक्शन आ गया तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी आ जाएगा ना। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना 0.2, एन कितना 80, कितना आ गया 16। ये स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया 16 न्यूटन। अब देखो जरा, इक्विलिब्रियम में है ना सिस्टम, अलोंग द प्लेन, अलोंग द इंक्लाइन, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में। तो दैट मीन जितनी फोर्स ऊपर उतनी नीचे आसान काम है। ऊपर क्या क्या एक्ट कर रहा है, एक एफ, एक फ्रिक्शन, एक ये। परेशान तुम्हें ये करेगा, मतलब मैं जहां घुमा सकता हूं न्यूमेरिकल, वो यहां घुमा सकता हूं एफ की वैल्यू, एफ के डायरेक्शन पर। मैग्नीट्यूड भी बसना नहीं है, जो उम्मीद है कि मैग्नीट्यूड में भी इशू नहीं आएगा। जो इशू आएगा वो एफ की वैल्यू पर आएगा। कैस्पेल बहुत ढंग से देखना, तुम डायरेक्शन में गड़बड़ कर जाओगे, वरना कि अगला क्वेश्चन जब आए तो पहले अटेम्प्ट में सही हो जाए। F plus F is 10G sin 37. So external force is F, friction is 16. 10 into 10 sin 37 is 3/5. 5 से ये कैंसिल हो गया। So you have F plus 16 is equal to कितना हो गया 60। F आया 60 minus 16। F आया 60 minus 16 कितना हो गया यार 44 न्यूटन। इतनी फोर्स लगाओगे इसे नीचे स्लाइड होने से रोकने के लिए, टेंडेंसी थी ना नीचे जाने की, तो इतनी फोर्स लगाओगे तो रुका रहेगा। दिस इज एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग। नीचे स्लाइड करने से बॉडी को रोकने के लिए जो फोर्स देनी होगी ना, वो फोर्स इतनी हो जाएगी। अब कुछ चीजें और सोचिए कि भाई एक तो आपने रोक लिया बॉडी को, आप एक काम और भी तो कर सकते हैं। मैं आपसे कहूं भाई बॉडी अभी चल नहीं रही है, लेकिन इतनी फोर्स लगा दो कि इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की हो जाए। अभी टेंडेंसी क्या थी, नीचे स्लाइड होने की। तुमने फोर्स लगा के रोक लिया कि भाई नीचे नहीं आएगी, अब तुम और फोर्स लगाओ ऐसे कि इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की हो जाए। वही एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब मैं जब तक ड्रॉ कर रहा हूं, आप ये सोचोगे कि अगर इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है तो लास्ट वाली फोर्सेस में से किस फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं टेंडेंसी ऊपर जाने की है तो किस फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बॉडी अब भी इक्विलिब्रियम में। हाँ, बस अगर आप इतना सोच सकते हैं ना तो फिर कोई परेशानी की चीज नहीं है। 10G, ये रहा वेट 10G, ये रहा 37,
10g cos 37, ये आया 10g sin 37। अब इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है, तुमने फोर्स इतनी लगा दी कि टेंडेंसी ऊपर जाने की, तो फ्रिक्शन नीचे एक्ट करेगा, ये नॉर्मल एक्शन। तो मैं इसको लिख देता हूं केस 2, बॉडी हैव टेंडेंसी टू मूव जस्ट अपवर्ड्स, जस्ट ऊपर जाने की टेंडेंसी है बॉडी की। तो आप लिख सकते हैं ना कि भाई फ्रिक्शन जो होगा दिस इज इक्वल टू म्यू1। ये तो खैर यार मैं पिछले वाले में कैलकुलेट कर चुका था, फ्रिक्शन तो उतना ही आएगा, मैं दोबारा नहीं कर रहा कैलकुलेट। 16 न्यूटन लास्ट वाला है बिल्कुल। अब सिर्फ यही तो फर्क पड़ा कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग द इंक्लाइन, बॉडी अलोंग द इंक्लाइन इक्विलिब्रियम में, दैट मींस ये जो फोर्स होगी, ये वाली फोर्स, ये किसे बैलेंस करेगी, इसे भी बैलेंस करेगी, इसे भी बैलेंस करेगी। तो ये आ गया F प्लस 10g साइन 37। तो ये F आया, F कितना है 16, 10g साइन 37, 10 इंटू 10 इंटू 3/5 है ना, तो 2 चला गया 60 हो गया, अरे 76 न्यूटन हो गया। तौहीद सही बता रहा था मुझे। भाई बताओ आ गया ही समझ में? ये बड़ा ख्याल रखना, लैंग्वेज पढ़कर ये डिसाइड करना है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है, वरना गलती कराओगे। इसे लिख लो। अब तुम करोगे एक सॉल्व, एक न्यूमेरिकल अब आप सॉल्व करेंगे इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, जिसमें मैं कुछ खास हेल्प नहीं करूंगा तुम्हारी, और मैं थोड़ा सा चलो चीजों को टफ बना दूं, तुम कर तो लेते ही हो। देखो फ्रिक्शन तुम्हें आ गया, मतलब फ्रिक्शन में जो चीजें एक स्टूडेंट को आनी चाहिए वो सब आ गई। अब सिर्फ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, कितना घुमा सकता है, तो मैं अलग अलग टाइप की चीजें ले रहा हूँ, कभी 2 ब्लॉक दे देगा, कभी 3 ब्लॉक दे देगा, कभी फ्रिक्शन के साथ एक्सिलरेशन वगैरह पूछ लेगा। पीछे पलट के देखो, फ्रिक्शन में कहीं कोई डाउट है? फ्रिक्शन में पीछे पलट के देखो, कहीं कोई डाउट? चलो गुड। चलो अब कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो न्यूमेरिकल्स देखो जरा, टाइप ऑफ न्यूमेरिकल ट्राई करो इसे सॉल्व करने का। इसे लिख लीजिए इतना। चलिए सबने लिख लिया? चलो 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 इसे सॉल्व करके दिखाओ मुझे। बहुत सोच समझ के सॉल्व करना, एक बार में आंसर सही आना चाहिए। अब 5 kg ब्लॉक, और इस कॉन्फिडेंस से सॉल्व करो, इसे सॉल्व करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब आता है आपको, तो थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। इस प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स with an initial speed (10 meter per second square) from bottom of plane। जी 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 कैस्पल, बिल्कुल बिल्कुल सही पढ़ा आपने। फ्रॉम बॉटम ऑफ प्लेन inclined at 30 degree with horizontal। अरे भाई स्पीड है, स्पीड ही है वो, यूनिट थोड़ी सी एक स्क्वायर लग गया। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन between block and plane
is 0.2. A part. How far does the block move up the plane? How long does it move up the plane? चलिए भाई सॉल्व करिए। अच्छा, ए से पहले एक पार्ट मुझे कैलकुलेट और करके दिखा देना। सी पार्ट है लेकिन सबसे पहले इसे लेना क्योंकि इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। बेसिकली हिंट है तुम्हारे लिए। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कैलकुलेट कर लेना। करो भाई, सॉल्व करो, आसान है ये, टफ नहीं है। जी कैस्पल अलोंग द इंक्लाइन है, बिल्कुल अलोंग द इंक्लाइन। वजह यार एक बार प्लीज डेसिमल में बता दोगे मुझे? सर डेसिमल में कैलकुलेट करके बता दो, डिसाइड करना आसान हो जाएगा। हाँ वजह तो कुछ गड़बड़ आ रही है। अलमास का सही है, वजह तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, जरा देखोगे एक बार एक्सेलरेशन अपना? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन ही सही नहीं है ना तो फिर तो आगे बढ़ के कोई फायदा ही नहीं है। गलत आ रहा है अमन। अमन अनीस गलत है, गलत वैल्यू। कैस्पल एक्सेलरेशन तो बताया नहीं आपने, बिना एक्सेलरेशन के कैसे आपने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया? अच्छा, फ्रिक्शन में कितना आ रहा है कैस्पल? जरा एक बार करके दिखाना मुझे ये जरा डेसिमल में कन्वर्ट करके बताना। मुझे थोड़ा सा शक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, क्योंकि यहाँ तो फ्रिक्शन भी है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो कंसीडर करना पड़ेगा फिर आप। जी अमानुल हसन, एक्सेलरेशन बिल्कुल सही आ रहा है। अलमास टाइम सही है। मेघना एक्सेलरेशन गलत आ रहा है आपका।
डिस्प्लेसमेंट आपका गलत आ रहा है कैस्पल। आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, फ्रिक्शन है, तो मेरे ख्याल से आपने वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिया होगा या नहीं लिया। लिया आपने वर्क डन फ्रिक्शन, फिर भी गलत आ रहा है आपका। अमन अनीस एक्सेलरेशन गलत आ रहा है आपका। चलिए भाई साथ में सॉल्व करते थे। हाँ, अब गड़बड़ घोटाला एक आध बच्चे का सही है बस। देखिए सुनिए सुनिए, देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं। थीटा कितना है? 30 डिग्री। एक बॉडी है, उसे आप ऊपर फेंक रहे हैं ना, आप बॉडी को ऊपर लेकर जा रहे हैं। आप बॉडी को ऊपर लेकर जा रहे हैं। जब आप बॉडी को ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हो तो भाई बहुत नेचुरल सी बात है, फ्रिक्शन नीचे एक्ट करेगा, एम जी साइन थीटा भी नीचे एक्ट करेगा, तो एक्सेलरेशन नीचे एक्ट करेगा। आप लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन होगा, मैं थोड़ा सा तेजी से कर दूंगा, फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय द मास। एक्सेलरेशन कुछ कुछ करीब है आजम आपका। फ्रिक्शन को आप लिख सकते हैं म्यू एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय। सो आपका एक्सेलरेशन आया, इट्स म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय, बस एम तो कैंसिल हो जाएगा। म्यू कितना है भाई? म्यू है 0.2, जी हम 10 ले लेते हैं, कॉस 30 होगा ना √3/2, जी 10 ले लेते हैं, साइन 30 होगा ना, हाफ हो जाएगा। तो ये आया 0.2, 0.1 हो जाएगा, 5√3 + 5। अब भाई √3 होता है 1.7 + 5। मैंने कहीं कुछ गड़बड़ मारी है क्या? म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, एक मिनट। म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा बाय एम। एक मिनट बजा देना, एक मिनट बस। 0.2 सही है, जी सही है, ये मैंने कैंसिल कर दिया, 5√3 आ गया। 5 तो बचेगा ना यार, 5 तो कहीं नहीं जाएगा। 5 √3 होगा। एक सेकंड में कुछ गड़बड़ रहा हूँ भाई। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। 6.7, 6.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है आपका भी। अब अगर एक्सेलरेशन आ गया तो अब आप कुछ चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई यहां जाते जाते तो बॉडी रुक जाएगी ना, v = 0। यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते तो बॉडी रुक जाएगी, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो आप ऐसे निकाल सकते हो मेरे ख्याल से, डिस्प्लेसमेंट के लिए v² - u² = 2as, यहां से निकाल दीजिए अगर एक्सेलरेशन आ गया। तो मैं अब v² - u² = 2as, यहां से ऐसा आ जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको टाइम चाहिए, आप v = u + 80, v पता है आपको, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर, सबसे ऊपर जाकर जहां रुकेगा वहां v0 हो जाएगा। चलिए इसे लिख लीजिए, बस ये था आंसर। मैं आंसर्स आपको बता देता हूँ, अब तो आप कर लोगे, अब कोई परेशानी नहीं होगी।
तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इस डिस्प्लेसमेंट का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट है 7.46 और जो टाइम है ना 3.26 नहीं 1.5 सेकेंड है। कुछ बच्चों का सही है। अच्छा आपने भेजा था कैस्पल, चलो ठीक आ रहा है। वजाद आप एक्सेलरेशन बता रहे थे शायद मुझे। नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना होता है मान, आपने जो डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है वजाद, मुझे लगा फर्स्ट पार्ट पहले बता रहे। अच्छा एक नंबर और मुझे आपके साथ शेयर करना है, जरा रुकिए 1 मिनट रुकिए। भाई भाई इस बैच के लिए, फास्ट ट्रैक के लिए, ये डाउट्स के लिए नंबर है। आप लोग मुझे भेजते हैं, अब मेरे पास इतनी चीजें आती हैं कि डाउट्स मिस हो जाते हैं, तो ये नंबर मैंने लिया इसीलिए है ये कि आप सिर्फ अपने डाउट्स भेजें और आपको आपके डाउट्स के आंसर्स मिल जाएंगे। वो ना मिक्स्ड हो जाता है मेरे अपने मैसेजेस में, बाकी मैसेजेस में छूट जाता है, तो आप मुझे भेज दिया करिए। यू की वैल्यू 10 है ना उसमें क्वेश्चन देखे, तो ये डाउट्स के लिए। लेकिन मैं 2-3 से ज्यादा एक दिन में क्वेश्चंस नहीं लूंगा। मतलब ऐसा मत करिएगा कि आप पूरी किताब छाप के मुझे भेज दें कि मेरा हफ्ते भर का काम हो गया। अब 2-3 क्वेश्चंस एक दिन में समझ में आते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही भेजते हैं जिसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो आप इस पे भेजिए, इंशाल्लाह इस पे कुछ गड़बड़ नहीं होगी। राशिद, मैं राशिद ग्रुप पर फौरन लिख दिया करो, मैं 36 बार इनसे कह चुका हूँ फिर भी ये। राशिद अभी करवा रहा हूँ। चलिए आज इसे यहीं छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे।